प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और मैं भरत कुमार आपके लिए लेके आया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने एग्जाम को लेकर, वो है केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध। भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था है और जो संघवाद है, इसी की जो महत्वपूर्ण कड़ी में अपना जो टॉपिक है वो है प्रशासनिक संबंध के ऊपर, यानी केंद्र और राज्य। क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है तो भारत में केंद्र और राज्य किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते हैं, किस प्रकार से प्रशासनिक संबंध इन राज्यों में, इन संघीय व्यवस्था में पाए जाते हैं, किस प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप क्लास को अच्छे से समझ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा एंड देन नोट भी कर लीजिएगा। तो देखिए, बात करते हैं सीधे टॉपिक पे, केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक, सबसे पहले तो हाईलाइट को समझ लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। हाईलाइट यानी प्रशासनिक का मतलब था प्रशासन। प्रशासन यानी शासन करना। तो ये शासन कौन करती है? सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। तो ये जो गवर्नमेंट है ना, ये प्रशासन चलाती है। अब प्रशासन चलाती है तो गवर्नमेंट, यहाँ पर दो है गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो यानी केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार। अब इन दोनों के द्वारा भारत के प्रशासन को चलाया जाता है। एक सेंट्रल प्रशासन यानी केंद्रीय गवर्नमेंट कार्य करती है, एक राज्यों के अंतर्गत में प्रशासन चलाती है। तो फिर किस प्रकार से केंद्र और राज्य अपने अपने प्रशासन को बखूबी निभाते हैं, वो हमें समझना। किस प्रकार से ये अपने कार्यों को अपने लोक प्रशासन के लिए करते हैं, वो हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लास अब शुरू है ना, टाइटल से आपको समझ में आ चुका होगा। तो यस, देखिए, खुश रहिए। देखिए, केंद्र राज्य संबंध के रूप में पहला ये पॉइंट याद रखिए कि भारतीय संविधान के 11वें भाग में, नोट कर लेना, भारत के संविधान के 11वें भाग के अध्याय जो है, अध्याय नंबर 2, चैप्टर 2 में केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। पहला तो यहीं से प्रश्न बन जाता है कि भारत के संविधान के कौन से भाग में केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों के ऊपर चर्चा की गई है। तो ध्यान रखना, भाग तो 11वां और अध्याय है दूसरा, जहां पर केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों की बात कही गई है। ठीक है, यश गंगाराम जी और प्रकाश नमस्ते जी, नमस्ते। आगे देखिए, अब इसी लाइन पर आगे देखें तो दुर्गादास बसु, जिन्होंने भारतीय संविधान और केंद्र राज्य संबंधों पर एक टिप्पणी रखी गई है, वो देखें क्या लिखा है कि संघ सरकार की सफलता और दृढ़ता सरकारों यानी कौन सी सरकारों? केंद्रीय सरकार और इकाइयों यानी राज्यों की सरकारों के बीच अधिकाधिक यानी ज्यादा से ज्यादा सहयोग और समन्वय पर निर्भर है। क्या कहा गया है? यहां कहा गया है कि संघ सरकार और उनकी सरकारों यानी केंद्रीय सरकारों के और राज्य सरकारों के बीच अच्छे से कार्य और प्रशासन तभी संभव हो सकता है जब उन दोनों में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में सहयोग और समन्वय हो। ठीक है ना, यानी दोनों साथ साथ चले तो नैया पार हो जाए, वो वाली बात होती है। क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों एक साथ एक देश के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो ये संघीय व्यवस्था जो है, इनमें सबसे जरूरी है सहयोग होना और समन्वय होना। ठीक है, जस राजपुताना आरजे, नमस्ते जी, नमस्ते। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रशासनिक संबंधों के उपबंधों को, उपबंधों का मतलब प्रशासन, केंद्र और राज्य के मध्य जो प्रशासनिक संबंध है, उसके लिए संविधान में पहले से कुछ बातों का वर्णन किया गया। कुछ अनुच्छेद, कुछ उपबंध पहले से हैं, वो संविधान में है कि किस प्रकार से केंद्र और राज्य काम करेंगे, तो भविष्य में लेकर क्या समस्या आ सकती है, तो किस प्रकार से दोनों अपने अपने दायरे में रहकर काम करेंगे। तो प्रशासनिक संबंधों के वो ऐसे उपबंधों की व्यवस्था पहले से की गई है, तो इनको हम दो वर्गों में विभाजित कर समझेंगे। संविधान में पहले से केंद्र राज्य के मध्य संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया है, इनको हम दो अलग अलग कैटेगरीज में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला, राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय, यानी पहला, केंद्र राज्य में वो संबंध हम देखने वाले हैं जहां पर केंद्रीय सरकार राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखकर सहयोग और संबंध बनाती है। दूसरा, राज्यों के परस्पर सौजन्य स्थापित करने के उपाय, यानी राज्यों में किस प्रकार से केंद्रीय व्यवस्था है वो संयोजन और समन्वय बनाती है, और किस प्रकार से ऐसे कुछ विवाद वाले, टकराव वाले बिंदु है, वहां पर
राज्यों के मध्य अच्छे से सहयोग और केंद्र और राज्य के मध्य अच्छे से सहयोग किया जाए, उस उपायों के ऊपर भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए सीधा टॉपिक पर। अब तक जो इसका जो मेन जो कहता ना कि कहानी को एकदम उसका फील्ड जमाना था, तो अब जम गया है। अब टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहला, ठीक है, प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत देख रहे हैं तो राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय। इसको कई लिख देते हैं ताकि ध्यान रह जाएगा। ऊपर पहले क्या लिखा है, राज्यों के ऊपर संघीय, संघीय यानी केंद्रीय, केंद्र सरकार के, ठीक है, संघीय नियंत्रण के उपाय। पहला पॉइंट समझ लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहां पर जो मैं आपको समझा रहा हूं कि राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण यानी संघ सरकार के जो नियंत्रण के वो क्या उपाय है, क्योंकि इसी के जरिए तो हम संबंधों को समझने वाले हैं। ठीक है, पूनम वर्मा, आज मेरी ये पहली क्लास है। पूनम वेलकम जी, वेलकम। पहली क्लास है तो अब लगातार क्लास होनी चाहिए, क्योंकि रेगुलर टाइम पे होती है, शाम के टाइम क्लास ऑन द टाइम हो जाती है, तो रेगुलर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल के तहत हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको यहाँ पर आपको सबसे पहले अच्छे से समझना है। डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राज्य सरकारों को निर्देश। राज्य सरकारों को निर्देश, इसके लिए दो अनुच्छेद याद रखना। एक तो है अनुच्छेद 256, ठीक है, और एक अनुच्छेद आप याद रख लीजिएगा, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, यहां पर या यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, अनुच्छेद 257। यहां इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपको समझ में आ सके कि राज्यों के ऊपर संघ सरकार नियंत्रण रखकर केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को निभाती है। तो इसके लिए पहले इस पर ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकारों को निर्देश देती है। कभी कभार केंद्र सरकार को अपने आदेशों को, अपने कानूनों को राज्यों में यथावत लागू रखवाने के लिए और कार्यों में बिना बाधा के करवाने के लिए जब जब केंद्र सरकार को लगे, वह राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। क्या दे सकती है? निर्देश दे सकती है। तो अब यहां पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, जिससे आपको समझ में आ सके। तो पहला देखिए, संघीय कार्यपालिका के कार्यों में राज्यों के निर्णयों से बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए संघ सरकार निर्देश जारी करती है या निर्देश दे सकती है। अब समझिए, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला है। आज की जो आपको संबंध है ना, वो बहुत गहराई से समझना होगा, तो यहीं से नंबर आते हैं। इजी टॉपिक तो सबको समझ में आ जाते हैं, कुछ आपको गहराई से समझने वाले होते हैं। तो देखिए, यानी आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें हैं, दोनों अपना अपना काम करती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि राज्य सरकार अपने राज्य में काम करने के लिए कोई ऐसे नियम बना दे। अब वो ऐसे नियम बना दे अपने राज्य के लिए, लेकिन उन नियमों से केंद्र सरकार के काम में बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे बात करते हैं कि रेलवे का संचालन करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो रेलवे का संचालन करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और वह रेलवे का कार्यक्रम और रेल जो है वो कहाँ चलती है? भारत के राज्यों में चलती है। तो रेलवे के संचालन के लिए केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, तो अब
राज्य सरकारों ने अपने राज्य में कुछ कानून बना दिए, तो फिर रेलवे के संचालन में अगर कुछ बाधा उत्पन्न हो जाए, इसलिए केंद्र सरकार पहले से राज्यों को निर्देश देती है कि हमारे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है, उन व्यवस्थाओं में आपकी ओर से बनाए कानूनों की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था पहले से तय करें। कहने का मतलब उदाहरण समझाऊं, चलो ऐसा समझिए कि एक परिवार में 4 बेटे हैं, ठीक है, और पेरेंट्स हैं। तो परिवार में 4 बेटों की शादी हो गई है, ठीक है, वो अपने अपने परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन उन चारों परिवार पर सबसे बड़ा परिवार तो पिताजी का होता है, वो सबसे हेड ऑफ होते हैं, लेकिन वो अलग रहते हैं। तो पिताजी हमेशा एक चीज कहते हैं कि तुम अपने परिवार, अपने निजी जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन परिवार के उसूलों के विरुद्ध काम नहीं करना है। यानी हमारे अगर कोई उसूल है, हमारे कोई नियम कायदे हैं, वह हमेशा तुम्हारे ऊपर लागू रहेंगे, और ऐसे कभी भी तुम अपने खुद के निजी जीवन में, अपने खुद के निजी परिवार में ऐसा कोई नियम कानून न बनाओ जिससे मेरे कानूनों में बाधा उत्पन्न हो जाए। समझ में आ गया? आप, मैंने एक उदाहरण दिया, समझ में आ गया? यानी घर के बड़े परिवार जैसे माता पिता के बने उसूलों के विरुद्ध बच्चों के कानून बाधा न बने, इसलिए पहले से परिवार के बड़े बुजुर्ग पहले से नियम बना देते हैं कि हमारे ये कानून हमेशा परिवार में लागू रहेंगे, आपके घर के कोई कानून है तो ऐसे इसके विरुद्ध नहीं आने चाहिए। बस अब यहीं पे आ जाइए, वापस यहीं पे आ जाइए, तो समझा रहा हूं। यानी केंद्र सरकार अपने कार्यपालिका शक्तियों के तहत जो भी काम करती है, तो वह राज्य सरकारों को निर्देश देती है कि हमारे किसी भी कार्य के अंतर्गत आपके नियम और कानून बीच में न आना चाहिए, इसलिए हम पहले से आपको निर्देश देते हैं कि हमारे कार्यों और आपके कार्यों के बीच अच्छे से सामंजस्य और समन्वय होना चाहिए। तो इसलिए कौन सा अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्यों को कार्यपालिका के संबंध में बाधा उत्पन्न न होने को निर्देश दे सकती है? 256 समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि ये इजीली समझ में नहीं आता है, आपको थोड़ा कहता है ना अच्छे से समझना होगा इस चीज को, वरना इजी टॉपिक तो सब नंबर ले आ जाएंगे, परसेंट यहीं से बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 257 क्या कहता है। अनुच्छेद 257 के अंतर्गत भी यही कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं वह अपने राज्य में काम करती है, लेकिन केंद्र सरकार के कार्य में कोई बाधा न हो पाए, इसलिए केंद्र सरकार राज्यों को आदेश देती है। तो अब यहां पर नोट कर लीजिएगा, तो देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति एवं निर्णय इस प्रकार ना हो जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति एवं कार्यों में बाधा उत्पन्न हो। इस संबंध में संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है। समझ में आ गया? ये सारथी नमस्ते जी, देवलाल नमस्ते जी, नमस्ते। आगे देखते रहिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें वही यहाँ पर बता रहे हैं। सर एक बार थे कि वो, हाँ शादी का ही नहीं, इंस्टाग्राम पर भांजा आपकी शादी की, पर सर पता आपकी मैडम मिली मेरे को। ओके, तो लो देखिए आप यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही गहराई वाली चीज यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप समझ लीजिएगा कि गलतियां नहीं होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहां पर ध्यान रखना,
कानूनों का पालन, यानी केंद्र सरकारों को, केंद्र सरकार जो है ना वो राज्य सरकार को निर्देश देगी कि आपके बने किसी भी कानूनों से हमारे केंद्र के कानूनों में कोई बाधा ना होनी चाहिए, यानी हमारे कानून है उसका उचित रूप में पालन होना चाहिए। अनुच्छेद 256। इसके अलावा अनुच्छेद 257 में कहा गया है कि राज्य सरकार ऐसा कोई भी कार्यपालिका शक्ति या कार्य उत्पन्न न करे, ऐसा कोई नियम न बनाए जिससे केंद्रीय सरकार के कार्यों और शक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार से अनुच्छेद 257 समझ में आ गया। जस्ट महेश नमस्ते जी, ये चीज आपको समझ में आएगी, बहुत ही गहराई से समझ लीजिएगा। एक बार पुनः समझा देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार निर्देश देगी कि आपके ऐसे कोई निर्णय ना होने चाहिए जिससे हमारे निर्णय की पालना न हो पाए। समझ में आया? यानी केंद्र सरकार के कोई निर्णय है और राज्य सरकार के भी कोई निर्णय लिए गए हैं, तो केंद्र सरकार कहेगी कि आपके निर्णयों की वजह से हमारे निर्णयों की पालना या हमारे कानूनों की पालना नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए केंद्र सरकार ऐसे निर्देश जारी करती है। 256। 257 कहता है कि राज्यों की जो कार्यपालिका है उसके जो कार्य और कानून हैं वे कानून केंद्र सरकार के कार्यपालिका कार्यों या नियमों में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कह रहे हो बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखने में तो आपको टाइम लगेगा, मैं जैसे ये आ जाता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर जो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, देखो ये राज्य के ऊपर संघीय नियंत्रण का जो पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया, ठीक है। ऊपर जो मैंने लिखा ना कानूनों का पालन, ये वापस गहराई से थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। अब बात करते हैं दूसरा, राज्य सरकार को संघीय कर्तव्य सौंपना। राज्य सरकारों को संघीय कृत्य सौंपना। तो अब देखिए यहां पर प्यारे विद्यार्थियों, कृत्य क्या होते हैं? कृत्य मतलब काम होते हैं। अब देखो इस पॉइंट को समझाने से पहले सीधा अपने एक फैमिली वाला उदाहरण समझते हैं कि ऐसी बात कर लेते हैं, ये माता पिता हैं, ठीक है ना, ए बी, अब इनके बच्चे हैं एक्स वाई जेड होते हैं। तो माता पिता है ना, कभी कभार अपने कुछ काम है ना वो बच्चों को सौंपते हैं। क्या करते हैं? बच्चों को सौंपते हैं और कहते हैं कि ये काम आपको करना है। तो इस प्रकार का काम भी यही बता रहा हूं मैं, बस यही बात है, यही बात है, सिंपल सी बात है, बट समझाना था, अब समझ लीजिए। ठीक है, ये बात उधर समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यस निखिल, एक्चुअली क्या होता है कि केंद्र सरकार है ना वो कभी कभार ऐसे काम करती है जो इजी हो राज्यों की ओर से। जैसे केंद्र सरकार कुछ कर लगाती है, केंद्र सरकार पूरे भारत के ऊपर कुछ कर लगाती है, लेकिन यहां पर यह कहती है कि कर तो केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन उस कर का वसूल करने का काम राज्य सरकार को दे दिया जाता है। केंद्र सरकार कहती है कि मेरे द्वारा ये कर आपके सभी राज्य में लगाए गए हैं, आप सभी इसको कलेक्शन करके मुझे देना है। तो ऐसे कुछ काम जो केंद्र सरकार के हैं लेकिन वे राज्य सरकार को सौंपे जाते हैं। इस तरह से केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को काम देकर उस पर नियंत्रण रखती है। जैसे माता पिता के कुछ काम बच्चों को करवाए जाते हैं ताकि इनका हक, इनका वजन इन पर चलता रहे। इस प्रकार से केंद्र के द्वारा अपने काम राज्यों को सौंप कर उस पर नियंत्रण भी रखना, उनसे कार्य करवाना भी होता है। समझ में आ गया? सर लिखिए, नहीं दिख रहा है, लिखिए, मतलब लिखो क्या? बिल्कुल आ जाइए, फिर देखते हैं। चलो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है।
केंद्र सरकार द्वारा अपने कार्य राज्यों की सरकारों को आदेश देकर करवाया जाता है। जैसे केंद्रीय कर राज्यों द्वारा संग्रहण करना, संग्रहण करना। समझ में आ गया? सिंपल है ना? यानी ये वाली चीज समझ में आ गई। तो इस प्रकार से राज्य सरकारों को संघीय कर्तव्य सौंपना ताकि ये नियंत्रण में भी रहे, और इस प्रकार से कभी कभार बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। लेकिन होता क्या है कि केंद्र सरकार अपने काम अगर राज्य से करवाती है तो करवाने का खर्चा है वो संघीय सरकार खुद वहन करेगी, लेकिन राज्य से काम करवा सकती है। इस प्रकार से नियंत्रण रहता है। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं। सर, न्यायिक पुनरावृत्ति से बड़ा प्रश्न आया है तो हम क्या लिखेंगे? आपने शॉर्ट में लिखवाया है। प्रकाश, टेंशन न ले जाओ, मैं अगली बार इस पर डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। ये समझ में आ गया? अब तीसरा देख लीजिए जो यहाँ पर समझाने वाला हूं। केंद्र राज्य संबंधों के अंदर केंद्र के द्वारा राज्य पर जो नियंत्रण के जो उपाय हैं वो देख लीजिए। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं आपको पता है IAS, IPS, इन सेवाओं को हम कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। तो अब मुझे आप ये बताना है, ठीक है? यस यस बिल्कुल। सर आपने कितनी क्लास ली है पहले से? मनीषा, पॉलिटिकल की क्लास की बात कर रहे हैं तो लगभग ये 4th यूनिट चल रही है, और हर यूनिट की अगर 5-6 क्लास बताऊं तो कम से कम 25 क्लास तो हो चुकी होगी कम से कम। लेकिन मेरा आइडिया है कि शायद 30 के आसपास गई है, क्योंकि इस बार हमने ना बहुत अच्छे से एक एक क्लास को, एक एक टॉपिक को क्लियर किया, और मुझे यकीन नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि अगर आप एक ही क्लास को अच्छे से देख लिए, जैसे 70 में से सभी के सभी प्रश्न और नंबर यही से बनेंगे, ठीक है? देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, अब ये भर्ती कौन निकालता है? और दूसरा उत्तर मुझे देना कि IAS, IPS काम क्या करते हैं? दोनों चीजें बताइए। इससे आपका ये पॉइंट सीधा क्लियर हो जाएगा, इससे आपका पॉइंट सीधा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सेकंड सेमेस्टर तो अब संभावित है अगस्त के आसपास। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि IAS और IPS जो रहते हैं, इसकी भर्ती, इसकी वैकेंसी है वो केंद्रीय सरकार की ओर से निकलती है, और इस प्रकार से एक और कोई नई वैकेंसी निकालनी है तो राज्यसभा अपने पावर के जरिए संसद को कहकर ये नई भर्ती निकाल सकती है, ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि ये जो IAS जो IPS है ये कर्मचारी किसके होते? केंद्र सरकार के, लेकिन काम क्या करते हैं? राज्यों में काम करते हैं। इस प्रकार से केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के जरिए राज्यों में काम करवाकर कंट्रोल करती है। समझ में आ गया? यानी IPS और IAS जो है, अखिल भारतीय सेवाएं जो है, ये व्यक्ति जब काम करते हैं राज्यों में, इस प्रकार से केंद्र और राज्यों में ये प्रशासनिक संबंध को तय करते हैं। किसको तय करते हैं? प्रशासनिक संबंध को तय करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मेरी बात आप तक पहुंची? क्या समझा रहा हूं मैं? समझा रहा हूं प्रशासनिक संबंध, जिसमें पहला है कि केंद्र सरकार राज्यों पर किस प्रकार से नियंत्रण रखती है, तो कि अखिल भारतीय सेवाओं के जरिए। यानी अखिल भारतीय स्तर पर जो काम करने वाला IPS IAS होते तो केंद्रीय कर्मचारी है, लेकिन काम राज्यों में करते हैं। इस प्रकार से केंद्र के द्वारा राज्यों पर नियंत्रण रखा जाता है। दूसरा बात यहां पर रखना कि केंद्र सरकार के नियम शर्तों के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं राज्यों में, लेकिन ये पेमेंट, खर्चा पानी कहां से उठाते हैं? राज्यों से उठाते हैं।
इस प्रकार से अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा राज्य सरकारों पर केंद्र सरकार नियंत्रण रखती है। समझ में आ गया? इंग्लिश की क्लास तो इट्स पारस ठाकुर आज नहीं होगी, कल हुई थी, अब नेक्स्ट कल होगी। लाइव क्लास का टाइम मनीषा 7:30 के आसपास होता है। समझ में आ गया? चलो बढ़िया। देखो मैं बहुत इजी से बहुत ही एज ए डाउन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ ये वाली क्लास है ना, थोड़ा आपका माइंड को चेक कर सकती है, थोड़ा आपको माइंड को जांच सकती है। आप में दम है तो ये समझना आपको जरूरी है। सेकंड सेमेस्टर अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन सोमाराम जी अगस्त के आसपास डेट आ सकती है। मुनीर आप मुझे व्हाट्सएप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है ना। हिस्ट्री की मंडे को होगी। तो ये समझ में आ गया? इसके बारे में मैंने जो समझाया है ना, बस वही आपको लिखना है। आप एक बार वापस पुनः क्लास देख लीजिएगा, और जो इस पॉइंट में मैंने बोला है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, ताकि आप इसको समझ पाएंगे। आगे बात करते हैं। वैसे ध्यान रखना, अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं कौन से अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार लाता है? अनुच्छेद 312, मैंने पहले भी बताई थी। अनुच्छेद 312 के तहत केंद्रीय व्यवस्थाओं के द्वारा नई अखिल स्तरीय सेवाओं का आयोजन किया जाता है, और ये काम करते राज्यों में, लेकिन कंट्रोल रहता है केंद्र सरकार का। खर्चा पानी राज्य की, यानी इनकी सैलरी है ना, वो राज्यों की ओर से इनको मिलती, केंद्र की ओर से नहीं, ठीक है। चलो देखो मैं लिख लेता हूँ, आपने जब कही है तो देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं के तहत अधिकारी राज्यों में केंद्र के आदेशों से कार्य करते हैं तथा राज्यों पर इस तरह नियंत्रण भी रखा जाता है, एवं इन अधिकारियों को वेतन भत्ते व सुविधाएं राज्य वहन करती हैं, ठीक है। कौन वहन करती है? राज्य। समझ में आ गया? SPLP म्यूजिक लाइव क्लास का टाइम डियर अलग अलग क्लास होती है, लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि हमारे जो इस चैनल पर है ना, शाम के समय 7 बजे से 10 बजे के बीच क्लास चलती है, ठीक है ना। सिर्फ शाम के समय होती है, दोपहर के समय कुछ अपडेट है तो वो आ जाती है आपको, ठीक है ना। यश मोनू नमस्ते जी, हीरा नमस्ते जी, नमस्ते। आगे बात करें तो ये पॉइंट समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, चौथा। क्योंकि एक एक चीज यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ और वो समझते जाइएगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लास में बहुत ही स्मूथ चला रहा हूँ। स्मूथ का मतलब ये है कि आपको बहुत ही डिटेल एंड क्वालिटी के साथ समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। सर आप टेलीग्राम दे दो इन सबको, ऑनली ब्रो लिंक। टेलीग्राम है ना, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे। वर्ल्ड ऑफ कलर, हेलो जी, नमस्ते जी। सर क्या BA प्राइवेट वालों के भी सेकेंड सेमेस्टर की फीस भरनी होगी? 17 जुलाई? नहीं, वो आपके लिए नहीं है। 17 जुलाई वो रेगुलर वालों के लिए है, ठीक है, आपके लिए। कल क्लास होगी? कल संडे है, और हाँ 7 से 10 का टाइम होता है, लेकिन कल संडे है। इसका संडे को एक्चुअल में क्लास नहीं होती, हफ्ते में 6 दिन क्लास होती है, एक दिन सिर्फ रेस्ट होता है, लेकिन उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपके ला देता हूँ, या लाइव मीटअप होती है, ठीक है ना। बाकी हफ्ते में 6 दिन नॉन स्टॉप क्लास चलती है। इंग्लिश लिटरेचर की क्लास तो शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन एक मॉडल पेपर आपको दिया है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मॉडल पेपर, और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश का पूरा कंटेंट नोट्स है वो
अपने क्लासीसेट ऐप पर उपलब्ध है। यानी ये जो क्लासीसेट ऐप है ना, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, क्लासेस सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट अपने 4th नंबर पॉइंट पर कि राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण कैसे रखती है, कैसे प्रशासनिक संबंधों का निर्वाह होता है। तो नेक्स्ट है सहायता अनुदान। देखिए, सहायता अनुदान जिसका जिक्र अगर आपको याद रखना कि भारत का जो संविधान का अनुच्छेद है ना, 275 यानी 275, इसके द्वारा सहायता अनुदान का वर्णन किया गया। देखो, अगर एक सिंपल लॉजिक बात समझिए कि आपका खर्चा पानी 1-1 रुपया है, वो परिवार वाले अगर आपको देंगे तो आप परिवार के कंट्रोल में रहोगे, नहीं रहोगे? रहोगे ना, क्योंकि आपको जरूरत है तो परिवार के सामने आना पड़ेगा, उनसे मांगना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप परिवार के कंट्रोल में रहोगे। अगर आपके पास अपने खुद के पैसे हो जाए तो आप माँ बाप को जवाब ही नहीं दोगे, पूछोगे नहीं कि थे लोग मैंने पैसा दो, कहीं नहीं, हमारा पैसा है, मैं करूँ, ये करूँ। यानी एक व्यक्ति है ना, पैसों के दम पर चीजें भूल जाता है। तो अब यही लॉजिक यहाँ पर भी है कि केंद्र सरकार है ना, वह राज्य सरकार को समय समय पर अनुदान देती है कुछ शर्तों के तहत। ऐसा समझ लीजिए कि केंद्र सरकार है ना, वह कुछ नियम और शर्तों के तहत राज्य सरकार को पैसे देती है, बस। तो इस प्रकार से दोनों के मध्य प्रशासनिक संबंध भी होता है, और दूसरा यहाँ पर है कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र के कंट्रोल में कार्य करती है। क्या करती है? कंट्रोल में करती है। समझ में आ गया? आगे बात करें, ये फर्स्ट एग्जाम फॉर्म तो अब दिलीप ऐसा है कि अगले हफ्ते तक संभावित है। ये वाला समझ में आ गया? समझ में आ गया? यानी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को समय समय पर उनको अनुदान कुछ नियम और शर्तों के तहत जारी करती है, और इसके तहत यहाँ पर यह भी तरीका दिया जाता है, जैसे आपको पता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको पैसे देते तो वो आप पर नियंत्रण रखते ना, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का पैसा आप पर है तो वो पूरा हिसाब किताब लेते। तो इसी प्रकार राज्य को केंद्र सरकार जब अनुदान देती है नियम शर्तों के तहत, तो नियम शर्तें और उस दौरान नियंत्रण भी रहता है। तो इस प्रकार से दोनों में क्या रहता है? इस सहायता अनुदान के द्वारा केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? बहुत इजी था, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई सी। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सर जी, पॉलिटिकल क्लास यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, अपना इस बार जो एक चीज यकीन और सेट कर लीजिएगा दिमाग में कि ये जो सेकंड सेमेस्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपके फ्यूचर के जो एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी छोटा मोटा एग्जाम हो, क्योंकि ये भारत की राज व्यवस्था को पढ़ा रहा हूँ। तो भारत की राज व्यवस्था, पॉलिटिक्स आती ही आती है। बस इस प्रकार से आप है ना, भले ही आपके सब्जेक्ट हो ना हो, फिर भी आपको ये नोट्स बनाने, इतने अच्छे नोट्स बना लीजिए कि आपको जब आगे तैयारी करो तो समझ लेना कि सर ने क्या पढ़ाया था, क्या समझाया था। ठीक है, ये जिनू नमस्ते जी। आगे बात करें, 5वां पॉइंट नोट कर लीजिए, आपातकाल की घोषणा। एक और तरीका जिसके द्वारा केंद्र सरकार यानी संघीय सरकार है वो राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है। मुझे ये बता दीजिए कि कौन से अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार है वो आपातकाल की घोषणा भारत के किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कर सकती है। ये सीमा नमस्ते जी, आपको पता होगा, फटाक और झटाक में आना चाहिए। 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। देख लीजिए, इतने ढीले से है, अभी आंसर नहीं दिए। अरे आप सभी को पता है कि आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 352। और आपको ये भी पता है कि अनुच्छेद 352 के तहत क्या सिस्टम होता है? तो अनुच्छेद 352 की धारा के यानी अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल भारत की जब किसी राज्य क्षेत्र में लागू होता है ना, तो क्या होता है पता है? उस राज्य की सरकार है वो कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाती है या रद्द हो जाती है। उस राज्य पर पूरा कंट्रोल, कानून व्यवस्था केंद्र सरकार चलाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लो
कि राजस्थान में धारा 352 लग गई तो इसका मतलब राजस्थान की जो गवर्नमेंट है कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाएगी या पावर उसके पास नहीं रहेगा, पूरा पावर कंट्रोल है वो केंद्र सरकार रखेगी। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल के जरिए केंद्र सरकार, संघीय सरकार है ना, संघीय सरकार राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है और इस प्रकार से प्रशासनिक संबंध का भी निर्वाह होता है। तो नोट कर लीजिए। अपने नियंत्रण में, ठीक है। कर सकती है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। यस जी बात कर सकते हैं। यस प्रकार 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 307 वित्तीय आपातकाल। पारस ठाकुर 356 जो है ना वो राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है जब किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा हो। आपातकाल में ये है तीनों ही, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में तो 352, ठीक है ना, वापिस अलग से समझना है इसको। तो ये समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। इस प्रकार से मैंने यहां पर आपको 2 पॉइंट करवाए थे। देखो पहला ये करवाया था राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय। तो अब तक मैंने 5 पॉइंट बताए, इसके जरिए प्रशासनिक संबंध भी होते हैं और केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण भी रखती है, ठीक है। अब बात करता हूं इस वाले पर, ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। यानी ये वाला तो अपना हो गया। अब बात करते हैं कि केंद्र राज्य में मान लीजिए कभी विवाद हो जाए, कभी मतभेद हो जाए, तो किस प्रकार से या किस साधन से संबंध और समन्वय बनता है, संबंध और समन्वय बनता है, मतलब राज्यों के परस्पर संयोजन स्थापित करने के क्या उपाय हैं। तो लिखिए ख में स्थापित के उपाय या के मतभेद निवारण के उपाय, ठीक है। तो अब समझ लीजिएगा। हाँ प्रियंका आपका कहना सही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि थोड़ा जल्दी करवाना पड़ता है और जल्दी करवाने में राइटिंग थोड़ा अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन कोशिश करूंगा कि राइटिंग और अच्छी करूं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है और मैं भी मानता हूँ कि राइटिंग बेटर होगी तो स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, लेकिन क्या है कि मुझे जल्दी जल्दी टॉपिक करवाना होता है। आप सभी को पता है कि जल्दी करवाने में राइटिंग भी है ना वो बहुत जल्द जाती है, फिर भी कोशिश करेंगे आप सबके लिए। आपका कहना भी सही है, बिल्कुल आई नो एंड एक्सेप्ट ऑल इट। चलो आप बाकी बात करते हैं। देखिए अब इस पॉइंट में हम ये समझ रहे हैं कि कब कब किस किस जगह केंद्र और राज्य में मतभेद हो जाए या फिर राज्यों में मतभेद हो जाए तो किस प्रकार से इनका प्रशासनिक संबंध का ताना बाना बुनता है और चलता है। सॉरी। तो देखिए लिख दीजिए पहला संघीय क्रियाओं, संघीय क्रियाओं यानी केंद्र राज्य के मध्य जो एक्टिविटी होती है, संघीय क्रियाओं, अभिलेखों यानी जो अभिलेख जारी किए जाते हैं न्यायपालिका के द्वारा, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्रवाइयों को मान्यता प्रदान करना, कार्य
वायुओं को मान्यता प्रदान करना। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो नोट कर लीजिएगा 261, अनुच्छेद 261। ठीक है, हाँ ये बात भी सही है, समझ में भी आना चाहिए। ठीक है जी, लाइट गई, नोट्स कैसे बनाऊं? काव्या जितने बना दिए उतना बढ़िया है, जो नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो लाइट आ जाए तब आगे वाला नोट्स बना लीजिएगा, तब तक आप समझ लीजिए। ठीक है, हाँ मैं बोलते हुए लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए, संघीय क्रिया यानी केंद्र राज्य में जो एक्टिविटीज होती है वो क्या, संघीय क्रियाओं, अभिलेखों यानी न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वे अभिलेख कहलाते हैं। तो अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों को मान्यता प्रदान करना, यानी केंद्र सरकार है ना, वो जो भी कार्य करती है उन कार्यों को पहले से मान्यता दी जाती है। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स जो काम करते हैं वो पहले से जस्टिफाइड है, और उन्हें आप परिवार के बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसको पहले से मान्यता दी जाती है। उनको रजामंदी नहीं लेनी होती है कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, यानी पहले से क्वालिफाइड हो पाते। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है कि संघीय क्रियाओं, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही को पहले से ही राज्यों के अंतर्गत मान्यता दी जाती है, इसलिए राज्यों के द्वारा मतभेद विरोध नहीं किया जाता है। समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए, भारत में संसदीय व्यवस्था के तहत कार्य एवं निर्णयों को पहले ही मान्यता दी जाती है, जिस पर राज्यों को कार्य करना होता है, कार्य करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी सिंपल सी बात है कि भाई, जैसे अभी मैंने परिवार वाला उदाहरण दिया कि भाई बड़े बुजुर्ग जो काम करते हैं, घर वाले छोटे जो भी, पहले से उसको मान्यता दे देते हैं। हाँ जी, आपने जो किया बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर विवाद की जगह ही नहीं है ना, विवाद का पॉइंट ही खड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि संघीय क्रियाओं, अभिलेख तथा न्यायिक कार्रवाइयों को पहले से मान्यता दी जाती है, और इस वजह से, इन मान्यताओं की वजह से मतभेद नहीं होता है, मतभेद नहीं होता है। बात करते हैं दूसरा नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है, क्योंकि अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवाद हो तब क्या होगा? अंतर्राज्यीय जल नदियों के विवाद का निर्णय, यानी एक नदी है जो भारत के दो राज्यों के बीच में से जा रही है, तो फिर इस पानी के बंटवारे को लेकर दो राज्यों में झगड़ा हो गया, अब क्या होगा? तो इसके लिए पहले से संविधान निर्माताओं ने सिस्टम पहले से क्लियर कर दिया गया। क्या क्लियर कर दिया गया है? तो नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 262 नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 262 के तहत पहले से सिस्टम किया गया है कि अगर राज्यों के बीच पानी के जल के बंटवारे को लेकर हो तो अंतर्राष्ट्रीय जल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, और जो जल यानी पानी के बंटवारे को लेकर निर्णय देगा। इस प्रकार से झगड़े को पहले से ही समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? समाप्त। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास डियर होती है ना, मंडे को होती है, और आप इस बार हफ्ते में 2 क्लास लिए मैंने, आपने देखा होगा। तो नोट कर लीजिए कि इस प्रकार के विवाद पर निर्णय
संसद विधि से होता है। यानी केंद्र राज्य के मध्य जल नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर हो तो संसद के कुछ नियम विधि है, उसके तहत एक प्राधिकरण का गठन किया जाता है और वह उस पर निर्णय लेता है। यानी यहाँ पर न्यायपालिका नहीं आती है, यहाँ पर न्यायपालिका को इंटरफेयर करने का मना किया गया। समझ में आ गया? साउंड जल नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर हो तो संसद के कुछ नियम विधि है, उसके तहत एक प्राधिकरण का गठन किया जाता है। ओके, तो अब वॉइस देख लीजिए एक बार। वॉइस का इशू आ रहा था ना, अभी मुझे कमेंट आया है मिस ऑलराउंडर कि वॉइस का डाउट आ रहा था। अब एक देखिए, अब सही आ रही है? अब चेक कर लीजिए। ओके, तो अब वॉइस देख लीजिए एक बार। अब मेरी वॉइस सही आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने कर दिया है, एक बार चेक कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं और आगे पढ़ूं। क्लियर है? क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए, जस्ट अभी चेक कर लीजिए कि अब सही आ रही है या थोड़ा चेंज करूं इसको मैं। वॉइस एक बार देख लीजिए। क्लियर है ना? जस्ट चेक इट एंड रिप्लाई मी, जल्दी फास्ट कीजिए क्योंकि मुझे आगे टॉपिक को क्लियर भी करना है। क्लियर है? एकदम क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर है नहीं? चलो बढ़िया है, अब क्लियर होगी मिस ऑलराउंडर, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, थोड़ा दिक्कत हुई थी, आई नो, मैंने चेक किया तब थोड़ी दिक्कत थी, बट अब एकदम ठीक आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो बता दीजिएगा। देखो, प्रॉब्लम है तो शेयर कर लीजिए तो उसका समाधान होगा। क्लास में आप बैठे हो, ऑफलाइन क्लास में, कभी कभार कोई स्टूडेंट हिम्मत नहीं करता सर से पूछने की, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर पढ़ाई को लेकर कुछ भी दिक्कत हो रही है यहाँ पर, तो सीधे आप कमेंट कर सकते हैं, सर प्लीज कुछ इश्यूज है, तो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? ये आपकी अपनी क्लास है, क्योंकि इस चैनल का नाम मेरे नाम पर नहीं है, इस चैनल का नाम भी क्या है? मी एंड माई यूट्यूब क्लास। यानी आप जब बोलोगे तो क्या कहोगे? मैं और मेरी यूट्यूब क्लास। तो ये क्लास आप सबके लिए है, इसलिए पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया? यानी केंद्र राज्य के मध्य पानी के जल के बंटवारे का निर्णय करना हो तो संसद की विधि के तहत एक प्राधिकरण का गठन किया जाता है और वो निर्णय करता है, न्यायपालिका भी इसमें नहीं आती। ठीक है, चलो अब इसमें बात करते हैं तीसरा। इसका तीसरा मैं नीचे लिख दूं, यहाँ पर आ जाएगा। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, तीसरा वाला लिख दीजिए। तीसरा वाला है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। ओके, यस गीता जी, नमस्ते जी। तो अब मुझे एक सवाल का उत्तर दीजिए कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी भारत में, जो मैंने पहले ही बताया। यस क्लास, बिल्कुल लाइक लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो बिल्कुल बताइए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारत में सर्वप्रथम कब की गई थी, जो मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी बताया। बताइए, क्योंकि देखियो, केंद्र और राज्यों के मध्य अगर कभी झगड़ा हो जाए, ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य, या ऑलमोस्ट तो ये होता है कि केंद्र राज्यों के मध्य तो सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ता है, लेकिन दो राज्यों के मध्य अगर झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, मतभेद हो जाए दो राज्यों के मध्य, तो उसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। यस प्रकाश, बिल्कुल सही है। 25 जून 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी और जिसका काम है कि दो राज्यों के मध्य अगर विवाद हो तो उसका समाधान है वो अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा किया जाता है। एकदम क्लियर, एकदम नीट एंड क्लियर चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ध्यान ज्ञान धैर्य और कर्म सब गुरु की देन है जी। 28 जून, काव्या ने तो पूरी डेट बता दी है। चलो बढ़िया है, तो लिखिए। राज्यों के मध्य विवादों की
निर्णय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है और पहली बार जून 1990 पहली बार जून 1990 को स्थापना की गई थी। ठीक है। हाँ, ये क्लास आगे 10 मिनट और चलेगी क्योंकि संडे कल है और लास्ट क्लास थी, तो मैंने सोचा लंबी क्लास कर लूं क्योंकि ये पॉलिटिकल क्लास कल लेने वाला था। लेकिन अगर कल मैं ये क्लास लेता ना तो शायद आपको इतना समझ में नहीं आता जितना आज आ रहा है, क्योंकि कल मैं थोड़ा जल्दी करवा देता, फटाफट हो जाता, कुछ टॉपिक मिस हो जाते। इसलिए मैंने सोचा कि आराम से इस टॉपिक को एक दिन अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए मैं ये आज करवा रहा हूँ। 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन कहते ना एकदम वसूल है, आपका टाइम पूरा का पूरा स्पेंड होगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसका स्वतः जो पॉइंट है उस पर नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिया? चलो, मैक्सिमम 10 मिनट है, फिर ये क्लास एंड हो जाएगी अपनी। केंद्र और राज्य के मध्य सच या राज्यों के मध्य? प्रकाश, ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है ना, वो 2 राज्यों के मध्य विवादों का समाधान करती है। 2 राज्यों के मध्य, अगर केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद होगा तब तो सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं। फोर्थ जो है इसमें वो है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख किया गया। क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण। ठीक है, देखो इसको समझ लीजिए पहले। क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया जाता है, क्यों? क्योंकि व्यवहार में देखा जाए तो 5 क्षेत्रीय परिषद, यानी चलो पहले समझा देता हूं। देखो, भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है और उस अकॉर्डिंग 5 क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था की गई है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर किसी क्षेत्र, एक क्षेत्र, एक एरिया पहले डिवाइड कर दिया, उस एरिया में किसी भी प्रकार का विवाद हो रहा है तो पहले उस क्षेत्रीय परिषद के पास जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था की गई है। जो पहली दफा तो ये होता है कि अगर उस क्षेत्र में कोई विवाद हो रहा है तो वो क्षेत्रीय परिषद उस विवाद के समाधान का काम करेगी। इस प्रकार से अलग अलग भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, वो उन क्षेत्रों में जो भी विवाद है उसके समाधान का काम करती है। उसके संबंध में कोई निर्णय लेना तो ले सकती है, या कुछ कार्य करवाना है तो वो कार्य के संदर्भ में अपनी सिफारिश दे सकती है। तो ये जो क्षेत्रीय परिषद है वो उन क्षेत्रों में आने वाले किसी विषय के ऊपर कार्य कर सकती है, उस पर निर्णय ले सकती है, उस पर रुचि दे सकती है। ठीक है, ये परिषद अपने क्षेत्र में आने वाले कार्यों में रुचि लेती है तथा कार्य करती है। समझ आ गया? यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, लता अंकोलिया, एमडीएस का सिलेबस अलग है क्या? डीएल लगभग तो सेम हो जाता है ऑल यूनिवर्सिटी का लगभग, लेकिन फिर भी कुछ एक यूनिवर्सिटी है जिसका थोड़ा अलग होता है सिलेबस। शायद 70% तो लगभग सबका सेम होता है, कुछ एक जो पीछे वाला जो सिलेबस होता है वो अलग होता है।
तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो ये जो आपका सेकंड सेमेस्टर है ना, वो भारत की राज्य व्यवस्था है, संविधान और राज्य व्यवस्था आप कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आगे बात करते हैं, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब अपना कुछ इंपोर्टेंट जस्ट इन 5 मिनट का एक टॉपिक जो रह गया इसी में, जैसे मैंने कहा था 10 मिनट चलेगी, तो अब 5 मिनट का ये तो हो गया अपना पूरा केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, जो मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया, ठीक है। अब एक प्रश्न आ सकता है कि भाई केंद्र राज्य के मध्य विवाद के क्या कारण है, केंद्र राज्य के मध्य विवाद के क्या कारण, किन कारण से केंद्र और राज्य के मध्य विवाद होता रहा है और होता आया है, ठीक है। तो वो बता रहा हूं सर। बुक्स का पैटर्न बता दो, बुक्स का पैटर्न, बुक्स का पैटर्न क्या है आपके पता है ना, कि अ खंड में 10 प्रश्न आएंगे, ब खंड में भी 10 प्रश्न आएंगे, लेकिन अ खंड के छोटे प्रश्न सभी करने होते हैं, ब खंड के 10 प्रश्न आए अथवा में पर यूनिट से 2 आते हैं, ओनली आपको 5 करने, मॉडल पेपर दिया ना, वही तो है। चलो आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है केंद्र राज्य के मध्य विवादास्पद क्षेत्र, यानी ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिस वजह से केंद्र और राज्य के मध्य विवाद होता है। क्या होता है, विवाद होता है, यानी विवाद की जड़। तो कौन सी जड़ है जो केंद्र राज्य में विवाद करती है, सबसे पहला है राज्यपाल। समझ लीजिएगा, बेहतरीन इंपोर्टेंट, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके हाथों की कठपुतली होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहां पर रहता है, संसद में। तो इस प्रकार ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री संसद यानी केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार अपने मन मुताबिक राष्ट्रपति के जरिए राज्यों में अपना काम करवा सकती है, राज्यों की सरकार पर दबाव डाल सकती है, राज्यों की सरकार से अपने मन मुताबिक कार्य करवा सकती है। तो इस प्रकार से ये जो राज्यपाल जो पद है ना, राज्यपाल पद, इस राज्यपाल के पद की वजह से केंद्र राज्य में बहुत बार विवाद हुआ है। बहुत बार क्या हुआ है, विवाद हुआ है। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि धारा 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जाता है, लेकिन किस राज्य में संविधान के अकॉर्डिंग शासन नहीं चल रहा है, तो वहां की सूचना कौन देता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा केंद्र सरकार जो है अपने मन मुताबिक राज्यपाल से अपने मतलब के अकॉर्डिंग परिवर्तन भी करवा सकती है। कभी कभार राज्य में कोई कानून बन रहा है तो उस पर साइन करने के लिए राज्यपाल का हस्ताक्षर जरूरी होता है, लेकिन राज्यपाल राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। तो इस प्रकार से ये विधेयक लंबा पड़ जाता है और केंद्र राज्य में ये विवाद हो जाता है, क्योंकि काफी बार राज्यों ने आपेक्ष लगाया है कि राज्यपाल है वो संविधान के उसूलों पर काम नहीं कर रहा है, वह केंद्र राष्ट्रपति के हाथों की कठपुतली की वजह से हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार से केंद्र राज्य में मतभेद होता है। राज्यपाल के बारे में बड़ा प्रश्न आएगा, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि मैंने प्रश्न आपको दिया है ना, दिया भी होगा। देखो ऐसा हो चुका है, क्योंकि देखिए मई 1982 हरियाणा राज्यपाल को लेकर केंद्र राज्य के मध्य के तेवर या मतभेद हुए थे। इसके अलावा 1984 जम्मू कश्मीर में भी राज्यपाल को लेकर केंद्र राज्य एक दूसरे की बाहें खींचने आ गए थे, यानी विवाद हो गया था। इसी प्रकार है अपन बात करें तो 1996-98 के अंतर्गत यूपी यानी उत्तर प्रदेश में भी केंद्र राज्य के मध्य मतभेद हो गया था। समझ में आ गया, विवाद का रीजन समझ में आ गया ना, क्यों विवाद हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार अपने मन मुताबिक राज्यपालों से काम करवाती राज्यों में, और राज्य सरकार फिर राज्यपाल और उनके संवैधानिक पद की नीति के आधार पर
मतभेद करने को तैयार हो जाते हैं, मतभेद हो जाता है। ठीक है, दूसरा विवाद का विषय क्या है? नौकरशाही। नौकरशाही यानी गवर्नमेंट सर्वेंट। केंद्र सरकार है ना, आईएएस आईपीएस केंद्र सरकार की ये व्यक्ति होते हैं, नौकरशाह होते हैं, सर्वेंट होते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? राज्यों में। तो इस प्रकार से पेमेंट ये राज्यों से उठाते हैं, लेकिन काम केंद्र सरकार का करते हैं। तो इन नौकरशाहों की वजह से, क्योंकि ये जो आईएएस आईपीएस होते हैं, ये ऑर्डर फॉलो किसके करते हैं? केंद्र सरकार के। तो केंद्र सरकार अपने मन मुताबिक राज्यों के अंदर अपना कंट्रोल करती है, उनसे काम करवाती है। तो इन नौकरशाहों की वजह से केंद्र राज्य में बहुत बार मतभेद हो चुका है, क्योंकि नौकरशाह है ना, वह संदिग्ध गतिविधियां भी करते। संदिग्ध का मतलब वो राज्यों के अकॉर्डिंग काम ना कर, केंद्र के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और इस वजह से राज्य नाराज हो जाते हैं। तो केंद्र राज्यों के मध्य नौकरशाही है ना, वो मतभेद का कारण बनती है। ठीक है ना, समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं कानून तो व्यवस्था के मसलों पर राज्यों को केंद्रीय निर्देश। कानून व व्यवस्था के मसलों पर राज्यों को निर्देश। ये बात भी सही है कि केंद्र सरकार है ना, वो कानून और व्यवस्था के संदर्भ में राज्यों पर नियम थोपती है, उन्हें निर्देश देती है कि भाई ये काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो कानून व्यवस्था के नाम पर केंद्र सरकार राज्यों पर जो आदेश निर्देश देती है, इस वजह से भी कभी कभार मतभेद हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए केंद्र में बीजेपी है और जिस राज्य में आदेश दिया हुआ कांग्रेस है, तो ये मतभेद हो गया। वो क्या कहेंगे, हम विपक्ष पार्टी, इसलिए आप हमारे ऊपर ऑर्डर दे रहे हो, हमें निर्देश दे रहे हो। तो इस प्रकार ये भी होता है कि केंद्र राज्य के मध्य कभी कभार व्यवस्था को लेकर जो आदेश दिए जाते हैं, उसको लेकर भी कभी विवाद इशू हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक होता है वित्त आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय वित्त आयोग। राष्ट्रीय वित्त आयोग जिसका उल्लेख है वो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 280 में। ठीक है ना, ये अनुच्छेद लिखा है। यानी केंद्र राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा है, पैसों का बंटवारा है, वो इसके द्वारा किया जाता है। तो केंद्र सरकार है ना, वो देश की सभी इनकम सोर्स है वो अपने पास रखती है और फिर उसका बंटवारा राज्यों को करती है। तो कभी कभार वित्त को लेकर, पैसों को लेकर भी मतभेद हो जाता है। यानी कुछ राज्य आरोप लगाते हैं, कुछ राज्य आरोप लगाते हैं कि भाई केंद्र सरकार ने फलाने राज्य को तो ज्यादा पैसा दिया, हमारे राज्य हमें कम दिया। तो इस प्रकार से ये भी कहा जाता है कि केंद्र सरकार बीजेपी की है और बीजेपी वाले राज्य को तो ज्यादा पैसा दे दिया और कांग्रेस वाले फलाने राज्य को कम पैसा दे दिया। तो वित्त के बंटवारे को लेकर भी विवाद हो जाता है। इसके अलावा आर्थिक नियोजन, यानी केंद्र सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती है जो राज्यों में चलती है। कुछ राज्यों को ज्यादा फंड दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता, किसी को पूरी प्लानिंग बनाई जाती है। तो इन वजह से भी आर्थिक नियोजन, प्लानिंग के वजह भी राज्य के मध्य, केंद्र के मध्य विवाद हो जाता है। कौन हो जाता है? विवाद हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की और समझाया भी है कि कभी कभार है ना, केंद्र राज्यों के मध्य आर्थिक नियोजन को लेकर, यानी योजना व इसके क्रियान्वयन को लेकर मतभेद होता रहता है। क्लियर? समझ आ गया? तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को प्रशासनिक संबंध है ना A to Z क्लियर करवा दिया है। लास्ट में मैंने जाते समय ये भी बता दिया कि ऐसे कौन से कारण है जिस वजह से केंद्र यानी संघ सरकार और राज्य सरकार में मतभेद हो जाता है। तो वो चीज भी लगे तो मैंने आपको बता दी है। इस तरह से आज की इस सैटरडे नाइट जो अपनी इंपॉर्टेंट क्लास थी वो आपको करवा दी है। एक एक डाउट जो भी हो सकता था वो यहाँ करवा दिया, क्योंकि मुझे यकीन है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर मैं 3 क्लास
लूंगा। पहली क्लास मैंने ली थी केंद्र राज्य विधायी संबंध, दूसरी क्लास प्रशासनिक संबंध और तीसरी क्लास जो आएगी वित्तीय संबंध। कॉपी के ऊपर लिख दीजिएगा आज की डेट के सर ने कहा है कि तीनों में से एक प्रश्न एग्जाम में आएगा, श्योर गारंटी के साथ आएगा। वो लिख लीजिए और इस तरह से आप याद करें, कॉपी खोलेंगे तब याद आएगा सर ने कहा था, बिल्कुल आएगा। तो इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये क्लास अब समाप्त करते हैं, टाइम हो चुका है, ठीक है। कुछ डाउट हो तो बता दीजिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्लास को फिनिश करते हैं। गुरुजी मुझे पॉलिटिकल के पूरा निचोड़ पढ़ना है, आपने कौन सी बुक से पढ़ा है? देखो बुक तो मेरे पास है, मैं आपको बुक का नाम भी बता दूंगा, लेकिन बुक की जो लैंग्वेज है ना वो शायद आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर समझा दूं। आपको पता ना, आपने स्कूल में 12वीं क्लास की है, आप 12वीं क्लास जब पढ़ते थे तो सर आपको पढ़ाते थे, सर के पास भी बुक होती थी और आपके पास भी बुक होती थी। तो आपने बुक से नहीं पढ़ा, आपने सर से पढ़ा है, क्योंकि सर ने आपको वो बुक समझाई है। बुक तो आपके पास होगी, लेकिन यहाँ पर जो समझना है ना वो सबसे जरूरी है, क्योंकि 12th तक आप पढ़ के आए, आपके पास बुक भी थी, लेकिन फिर भी आपको स्कूल जाके पढ़ना पड़ता था और सर जब पढ़ाते थे तभी वो समझ में आता था। तो इसी तरह से बस ये भी वही क्लास है। बुक तो एक मीडियम है, आपको 101% सीधा समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, और वो चीज आपके समझ में आएगी। अगर आप चाहें तो मार्केट से वैसे बुक ले सकते हैं, पुखराज जैन करके आपको राइटर की मिल जाएगी, लेकिन मेरा मानना है आप क्लास को जितना अच्छे से समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, उससे शानदार लाजवाब तो कुछ चीज हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इसके यस, तो अभी क्लास खत्म करते हैं, और अगर आपके कोई और डाउट रहती है तो हम उस पर विचार करेंगे। सर फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी लिटरेचर में बैक आई है तो इसका एग्जाम थर्ड सेमेस्टर में होगा, ठीक है, थर्ड में होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, डाउट है तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास, ये चैनल आपके नाम पर ही डिपेंडेड है, और अच्छे से इस क्लास के संबंधित आप है ना एक एक चीज को समझना है। डाउट है तो बता दीजिएगा, लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि कल जो है संडे, और कल लाइव मीटअप होगी, और कल लाइव मीटअप होगी 1-to-1 वाली, तो उसमें मिलेंगे। और इस संदर्भ में आप ये ध्यान रखिएगा कि अब जो अपने नए स्टूडेंट जुड़ने वाले फर्स्ट सेमेस्टर वाले, तो उनको जोड़ना आपका काम रहेगा, ठीक है। तो अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से विदा लेता हूं और मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। यस, बुक का अलग अलग विचारक आते हैं, आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि अभी जो बुक जो है कॉलेज के लिए वो है पुखराज जैन करके राइटर की है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।